बरसात प्रारंभ होने से पहले एक नौजवान अपने घर के उस खपड़ैल छप्पर को देखता है और उसे लगता है अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो आगे आने वाली बारिश में यह मुश्किल पैदा करेगा। जेठ की तपती धूप थी, फिर भी वह उस खपड़ैल छप्पर पे चढ़ जाता है और वह खपड़े को ठीक करने लगता है। इतने में उसका बुजुर्ग पिता बाहर से आता है और देखता है कि मेरा बेटा उस छप्पर पे चढ़ा है। वह उसे कहता है, ये क्या कर रहे हो? इतनी तेज धूप है, बीमार पड़ जाओगे, बुखार आ जाएगी, किसी आदमी को बुलाकर यह काम करवा लेंगे। ऊपर से उसका बेटा कहता है, थोड़ा सा काम है पिताजी, बस थोड़ी देर में हो जाएगी, इसके लिए क्या आदमी को बुलाना। उसने कहा, मैं कहता हूं, मेरा अनुभव है, बीमार पड़ जाओगे, बहुत तेज धूप है। उस बेटे ने बहुत कहने के बाद भी अपने पिता की बात को अनसुनी कर देता है और कहता है, पिताजी का तो यही काम है, हमेशा बोलते रहते हैं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, काम बन जाएगा। पिता देखता है लाख मना करने पर भी यह मान नहीं रहा है। घर में उसका छोटा बेटा, जो उसका पोता हुआ 1.5-2 साल का था, वह सो रहा था। वह पिता उसे निकालकर आंगन में लाकर रख देता है। ऊपर से जब वह नौजवान देखता है कि वो छोटा बच्चा, मेरा बेटा, आंगन में लाकर धूप में रखा गया है, तब वह ऊपर से चिल्लाता है, क्या कर रहे हैं पिताजी? इतना छोटा बच्चा है, इतनी तेज धूप है, बीमार पड़ जाएगा। तब वह पिता कहता है, तुझे अपने बेटे की चिंता है और मुझे अपने बेटे की चिंता नहीं है, चल उतर। और तब वह युवक बहुत तेजी से नीचे कूद जाता है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। ये छोटी सी कहानी, ये छोटी सी बात हमने बोली तो अनमोल है कि तीसरे भाग में प्रवेश करते हुए आपके समक्ष रखा है। उसी कड़ी में आज ये छठी बात मैं जोड़ रहा हूं और यह है कि जब भी आप अपनी बातों को कहें, उदाहरण सटीक होना चाहिए। उदाहरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर उसे समझाने के लिए किसी उदाहरण की आवश्यकता हो। बहुत लोगों को देखा होगा, विषय का प्रारंभ करते हैं, उसके लिए कोई उदाहरण दिया, फिर उस उदाहरण को समझाने के लिए दूसरा उदाहरण पेश करते हैं। बात कहां से निकली थी और कहां चली जाती है। बोलते वक्त इस बात का हमेशा ख्याल रखें। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो 7वीं बात पर आपको ध्यान रखना है वह यह रखना है कि विषय से विषयांतर न हो। किस विषय पर हमें बात रखनी है, इसके पहले सोच लें। अधिकतर लोग एक विषय से प्रारंभ करते हैं और उस विषय से भटक कर दूसरे विषय की ओर चले जाते हैं और तब बड़ा आश्चर्य होता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, संबोधन किस बात का है, कार्यक्रम किस बात का है, चर्चा किस बात पे हो रही है, और आप चलते चलते कहाँ तक निकल जाते हैं। इसका मतलब है कि आप उस विषय के इर्द गिर्द टिक नहीं पा रहे हैं। हाँ, एक बात अलग है कि जब कोई बात कही जाती है, उस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बातें, अन्य बातें भी जोड़ी जाती है, लेकिन उसका उससे समावेश होना चाहिए। जो मूल विषय होता है, अगर उसे सरल शब्दों में कहें तो वह हाईवे की तरह होता है। कभी कभी हम पगडंडियों से निकलते हैं और फिर उन पगडंडियों को छोड़कर अपनी बातों को कहकर फिर उसी मूल रास्ते पर, हाईवे पर आ जाते हैं।
यह शैली उदाहरण की शैली है, परिप्रेक्ष्य की शैली है। ये नहीं कि हाईवे से उतरे, पगडंडियों की ओर बढ़े और फिर दोबारा जब मूल हाईवे पर हम नहीं चढ़ पाए तब आप विषय से विषयांतर हो जाते हैं। इसका बहुत ख्याल रखें। यह हो गई 7वीं बात। 8वीं बात में हम प्रवेश करते हैं और 8वीं बात यह कि शब्दों में भी, वाणी में भी, भाषण में भी जब आप कोई बात कह रहे हों तो बोली में भी लय और ताल होता है। अमूमन अक्सर लोग यही चूकते हैं, न वो लय में होते हैं न वो ताल में होते हैं। एक सामान्य सी बात आप जरा सोचें, ईश्वर ने हमें लय और ताल में पैदा किया है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण आपकी सांसें हैं। आपकी सांसें एक ही ताल में चलती है और लगातार चलती रहती है। अगर सांसों का ताल बिगड़ने लगा, इसका मतलब है कि आप किसी बीमारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जब हमारी सांसें, जो हमारे प्राण हैं, वो लय में चलते हैं तो हमारी सारी गतिविधियां भी लय में ही होनी चाहिए। अक्सर लोग समझते हैं कि जब गीतों को गाया जाता है, कविताएं पढ़ी जाती है, तब लय और ताल की आवश्यकता होती है। लेकिन सच यह है कि जब आप बोलते हैं तब भी उसमें लय की आवश्यकता होती है, ताल की आवश्यकता होती है। शब्दों के बीच में जो ठहराव है उसका समय होता है। वाक्य अपने सम पर होता है। वाक्य जब तक सम पर नहीं होगा, विषम पर होगा। कोई पंक्ति छोटी होगी, कोई पंक्ति बड़ी होगी, कोई शब्द छोटा होगा, कोई शब्द बड़ा होगा, तो तारतम्यता नहीं बनेगी और वह बात, आपकी वाणी प्रभावशाली नहीं होगी। तो जब भी आप चलें, लय के साथ चलें, ताल के साथ चलें। अपने शब्दों के बीच में थोड़ा ठहराव रखें, लोगों को समझने का मौका दें। आपको याद होगा, श्रद्धेय अटल जी जब बोलते थे तो 2 वाक्यों के बीच में थोड़ा वो ठहरते थे और वो ठहराव उन शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होता था क्योंकि उसके बहुत सारे मायने निकलते थे। तो जब आप बोलें तो इस बात का ख्याल रखें कि एक शब्द दूसरे शब्द से अलग होने चाहिए और वाक्य के बीच में एक ऐसा ठहराव अवश्य होना चाहिए जिससे बात जो आप कहना चाह रहे हैं वह लोगों तक पहुंच जाए। यह बहुत बारीकी है, समझते समझते आती है। आज के दौर में तो लोग बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ों में बात करते हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला कर मंच पर बोलते हैं और समझते हैं कि बहुत जोर से बोलने से मेरा प्रभाव बहुत अधिक जमेगा। यह बिल्कुल निराधार है। आवाज ऊंची करने से शब्दों में वजन नहीं आता, शब्दों में वजन भाव की वजह से आता है। आप किस भाव में कह रहे हैं उससे उसका वजन तय होता है। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए शैलेश को विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।